जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हैं। मैंने आपका ट्रिक बताया था कैसे आपको याद करना है, ठीक? तो उसमें पहले राजवंश में हम दास वंश या इलवरी वंश या गुलाम वंश या प्रारंभिक तुर्क, ये पहला राजवंश है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक? 5 राजवंश है, डी के टी असल। पहले राजवंश में हम लोगों ने कुछ शासकों के बारे में पढ़ा। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में, फिर इल्तुतमिश के आगे स्टोरी कई राजा आते हैं। फिर उन्हीं राजाओं में एक है रजिया, रजिया के बारे में पढ़े। फिर और राजा एक दो आते हैं, नासिरुद्दीन महमूद आता है। फिर उसके आगे हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे आज? बलबन के बारे में। तो पूरे दास वंश को या गुलाम वंश को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रथम इलवरी वंश, एक द्वितीय इलवरी वंश। पूरे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्वितीय इलवरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे है कैसे नहीं है। और आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आ जाएगी। आप एकदम देखिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा। 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको एकदम आज समझ में आ जाएगा कि हाँ, बलबन है क्या चीज। बलबन की एकदम फिलॉसफी आपको समझ में आएगा। बलबन को कुछ भी याद करने, एकदम आपको एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक? तो आइए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। तो पहला जैसे मैंने लिखा है कि दास वंश या ममलूक वंश या इलवरी वंश या प्रारंभिक तुर्क। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश है। इसमें हमने बताया ना कई शासकों के बारे में पढ़, उसी में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय इलवरी वंश। तो पहले इलवरी वंश के बारे में जान लीजिए कि प्रथम इलवरी वंश, द्वितीय इलवरी वंश क्या है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इस सब चीजों के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो एक पहले से द्वितीय इलवरी वंश, द्वितीय इलवरी वंश कब से कहाँ से है? बलबन से स्टार्ट होता है। द्वितीय इलवरी वंश बलबन से स्टार्ट होता है। द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कौन है? बलबन है, ठीक। तो प्रथम इलवरी वंश में पहले थोड़ा सा प्रथम इलवरी की वंश के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रथम इलवरी वंश कैसे कहां से कहां तक है, तब आपको समझ में आएगा। ऐबक से लेकर प्रथम इलवरी वंश, ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद, ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक। प्रथम इलवरी वंश ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक। इस ऐबक से लेके नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी, हमें कहाँ से मिलती है? ऐबक से लेके नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? आपको मैं पीछे के लेक्चर बता चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा उसको जानिए कि किस पुस्तक से मिलती है। तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी किस पुस्तक से मिलती है? तबकाते नासिरी। और इसको किसने लिखा है? मिनहा, मिनहाजुद्दीन सिराज। इसके लेखक है मिनहाजुद्दीन सिराज। तो तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। अब देखिए पुस्तक का नाम ही देखिए, तबकाते नासिरी, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी इस तबकाते नासिरी पुस्तक में मिलती है। कब से? ऐबक से। तो ये क्या हो गया? ये टोटल क्या हो गया? प्रथम इलवरी वंश, प्रथम इलवरी वंश, ठीक। अब नासिरुद्दीन महमूद के आगे बलबन आ रहा है। तो बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक, बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। किसने लिखा है? बर्नी। ये द्वितीय इलवरी वंश बलबन, संस्थापक बलबन है, ठीक।
और बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास की जानकारी तारीख फिरोज शाही बरनी की तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक में मिलती है। ऐबक से नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी तबकाते नासिरी पुस्तक से मिलती है, जिसको मिनाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। तो दिल्ली सल्तनत में पुस्तकों का एक क्रम है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास की जानकारी पुस्तकों के एक क्रम से मिलती है। जैसे पहली पुस्तक क्या है, तबकाते नासिरी, इससे दिल्ली सल्तनत में ऐबक से नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी हो गई। ठीक, अब महमूद के आगे कौन आ गया, बलबन। तो बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक की जानकारी किससे हो गई, तारीख फिरोज शाही से। तो ये क्या है, दिल्ली सल्तनत से ही है, बरनी की तारीख फिरोज शाही से। और आगे, इसके आगे भी आप एक पुस्तक मैं आपको बताऊंगा, याहिया बिन अल सरहिंदी, ये भी एक पुस्तक है। तो इसको तारीख मुबारक शाही पुस्तक है, इसको याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा है। तो इसके बारे में आके बताऊंगा। तो क्रम है, पुस्तकों का एक क्रम है, और इतिहास भी देखिए एक क्रम वाइज मिलता है। ठीक, तो इस चीज को आप समझते रहिएगा। तो दुर्ती इलवरी वंश, दुर्ती इलवरी वंश आपको समझ में कुछ आया होगा कि हाँ, दुर्ती इलवरी वंश कहाँ से कहाँ तक है। इस चीज को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक, तो दुर्ती इलवरी वंश, इसका संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन बलबन। कौन है, गयासुद्दीन बलबन। अब देखिए बलबन का उत्थान कैसे होता है। बलबन एक गुलाम था, तो गुलाम से राजा कैसे बनता है उसको देखिए। देखिए, संस्थापक गयासुद्दीन बलबन, दुर्तिलवरी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन बलबन। उत्थान, उत्थान कैसे होता है। तो पहले ये गुलाम था, किसने खरीदा था, इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, तो बलबन एक गुलाम था। अब देखिए, गुलाम से आगे फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। फिर कैसे, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन का चालीसा में प्रवेश होता है, यानी कि चालीसा का सदस्य बन जाता है बलबन। देखिए कैसे बलबन का डेवलपमेंट हो रहा है। अब चालीसा का सदस्य बन गया। फिर यही अलाउद्दीन मसूद शाह इसको बना देते हैं अमीर हाजिब। अमीर हाजिब मतलब दरबारी शिष्टाचार को मेंटेन करने का एक पद है, तो ये बना दिए। चालीसा से अमीर हाजिब बन गया। फिर आगे नासिरुद्दीन महमूद इनको नाइब बना देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। फिर नाइब के आगे आगे क्या बन जाता है, शासक बन जाता है या राजा बन जाता है। तो देखिए डेवलपमेंट, गुलाम था, फिर चालीसा में सदस्य बना, फिर अमीर हाजिब का पद पाया, फिर नाइब का पद पाया, फिर शासक बन गया या राजा बन गया। तो डेवलपमेंट देखिए, गुलाम से राजा बन रहा है। देखिए कैसे, शासक कौन कौन है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो अब आपको इधर नहीं देखना है, अब आपको बलबन के बारे में थोड़ा समझना है कि बलबन आखिर में है क्या चीज, इसकी फिलॉसफी है क्या। और आप समझ लेंगे तो एक भी आपको चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो बलबन पहले क्या था, गुलाम था, और गुलाम से ये राजा बना। गुलाम से राजा बनने के बीच में ये चालीसा का सदस्य भी बना, फिर इसके बाद नाइब बना, कई चीजें बना। ठीक, तो ये देखता था, चालीसा के लोगों को देखता था कि ये लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र कैसे करते हैं, सबको देखता रहता था। भाई, चालीसा पहले गुलाम था, फिर चालीसा का सदस्य बना, तो ये सारी चीजें देख रहा था कि राजा के खिलाफ ये जो चालीसा के लोग हैं या तुर्के चहलगानी के लोग हैं, कैसे राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और राजा को उसके पद से हटा के दूसरे राजा को बैठा देते हैं, या इनके जो अपने मन के राजा हैं तुर्के चहलगानी के, उसको बैठा देते हैं। तो ये देखता रहता था, और खुद भी षड्यंत्र कर करके ही राजा बना। खुद भी षड्यंत्र कर करके ही राजा बना। तो जब बलबन राजा बनेगा, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, जिससे इसको दिक्कत हो सकती है, क्या करेगा, चालीसा की समाप्ति कर देगा, या तुर्क ए चहलगानी की समाप्ति कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जान रहा है कि तुर्क चहलगानी के लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हटाते हैं, फिर दूसरे राजा को बैठाते हैं। इसको पता, ये खुद भी षड्यंत्र कर करके राजा बना है, इसको सारी चीजें पता है। ठीक, तो तो राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके ये राजा बना, इसलिए इसका सबसे पहला काम क्या था, चालीसा की समाप्ति। अच्छा, चालीसा की समाप्ति बलबन ने की, लेकिन चालीसा की शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने। तो चालीसा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, चालीसा की समाप्ति बलबन ने की। तो क्या ये दोनों चीजें याद करने की जरूरत है
कि आप कंसेप्ट से बैठा लेंगे कि इल्तुतमिश क्या था, वास्तविक संस्थापक था, तो चालीसा का डेवलपमेंट वही करेगा, चालीसा वही लाएगा। और बलबन क्या था, गुलाम था, खुद षड्यंत्र कर करके राजा बना है। चालीसा में था खुद षड्यंत्र करके, तो चालीसा को समाप्त किस कौन करेगा, बलबन करेगा। तो ये याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो अब आइए इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहला कार्य क्या है, चालीसा समाप्त या तुर्क चहलगानी समाप्त, चालीसा की शुरुआत इल्तुतमिश। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आपको मैं बलबन की फिलॉसफी बताऊंगा, 10-15 मिनट आप इसको एकदम माइंड कंसंट्रेट होकर सुन लीजिए। इसके बाद आपको चार्ट मैं बनाया हूं, चार्ट अभी बना दूंगा, उसको उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अभी आप एकदम टेंशन ना लीजिए, केवल समझिए, पहले समझ लीजिए, फिर आप उसको नोट करिएगा। तो इसकी कहानी मैं एक उदाहरण से स्टार्ट करता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, उस गांव में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और धर्म के नहीं है, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। और हिंदू धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही है, अब तो तमाम जातियां भी हैं। तो एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो निम्न कुल का है, या उसको कह लीजिए दलित है, दलित कह लीजिए। और वो बेचारा दलित है, तो कुछ लोग उसको आके क्या करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे। बेचारा 4 फुट का है, दुबला पतला सा है, कोई भी आया 2 तमाचा मारा उसको खींच के कि चलो मेरा काम करो, चलो ये करो। और वो बेचारा ये सब करते 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 बेचारा वो दलित व्यक्ति जो है बेचारा, वो परेशान हो गया, ऊब गया अपने गांव से, कि इससे अच्छा साला कि मैं गांव छोड़ ही दूं। तो क्या करता है बेचारा, गांव छोड़ देता है। गांव छोड़ के भागता है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद दूसरे गांव में चला जाता है। और जब दूसरे गांव में चला जाता है, तो किन्हीं परिस्थितियों, ऐसी परिस्थिति जनरेट होती है, ऐसी परिस्थिति बनती है कि वह दलित व्यक्ति उस गांव का राजा बन जाता है। और जब राजा बन जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले वहां जब राजा बनेगा तो क्या करेगा, वहां बताएगा सबको, भाई मैं, अब जैसे उसके अंदर है ना कि मैं दलित हूँ, मैं गरीब हूँ, उसके अंदर ये चीज है, लेकिन बैठ तो गया है राजा की कुर्सी पे, तो अब वहां बताएगा सबको, उसके अंदर से निकलेगा कि मैं जो है भगवान राम की वंशज का हूँ, मेरे वंशज, मेरे जो पूर्वज हैं भगवान राम है, मैं भगवान राम के वंशज का हूँ, ये बताएगा सबको। इसके बाद फिर क्या करेगा, फिर दावा करेगा कि मैं भगवान राम के वंशज का हूँ। फिर दावा करेगा कि जो है मैं भगवान राम की जितनी भी उनकी कथाएं हैं या जिनकी उनकी परंपराएं हैं उसको फॉलो करे, मैंने उच्च कुल की जो परंपराएं हैं, भगवान राम उच्च कुल के हैं, तो उच्च कुल की जो परंपराएं हैं उनको फॉलो करेगा। वो निम्न कुल का व्यक्ति, वो जो दलित है, उनको फॉलो करेगा। तो ये मतलब अपने आप को दिखाएगा कि मैं उच्च कुल का हूँ, मैं भगवान राम का वंशज हूँ। और और एक चीज और करेगा, क्या करेगा कि जैसे कहेगा कि मैं जब किसी अ, निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं ना, तो क्या होता है, मेरे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं, मन करता है कि अ, हाथ फड़फड़ाने लगते हैं, और तलवार जो अपने आप हाथ जो है अपने आप तलवार पे चली जाती है, अब मन करता है उसका गर्दन काट दूं। ऐसा ऐसा वो क्लेम करेगा, ऐसा दावा करेगा। कौन, वही दलित व्यक्ति जब राजा बन जाएगा तो कहेगा मैं जो है भगवान राम के वंशज का हूँ। फिर भगवान राम के जो परंपराएं हैं उसको फॉलो करेगा। फिर इसके बाद कहेगा कि मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति के देखता हूँ तो मेरे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं, और मेरे हाथ अपने आप तलवार पे चले जाते हैं, मन करता है कि उस निम्न कुल के व्यक्ति का गर्दन काट दूं। इसके बाद अपने दरबार में शिष्टाचार को मेंटेन करेगा, कि जो पूरे शिष्टाचार है उसको मेंटेन करेगा, एकदम सबको सशंकित, एकदम सबको डरा के रखेगा। शिष्टाचार, अच्छा, जब आएगा दरबार, दरबार से निकलेगा, तो उसके जो अंगरक्षक हैं वो नंगी तलवारें उसके अगल बगल भांजते हुए आएंगे। मतलब ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत ही उच्च कुल का हूं, और सब लोग मुझसे डरो, एकदम डरा धमका के रखता है। तो ठीक इसी प्रकार बलबन, यही चीज बलबन पे लागू होती है, सेम टू सेम लागू होगी। बलबन जब गुलाम से जब पहली बार राजा बनेगा तो क्या करेगा,
अब बलबन को समझिए, जब राजा बनेगा तो कहेगा कि मैं अफरासियाब के वंशज का हूं, अफरासियाब के वंशज का हूं। क्या कहेगा? अफरा मैं अफरासियाब के वंशज का हूं। इसका क्या मतलब भाई? अफरासियाब क्या है? अफरासियाब क्या है? ये फारसी समाज के सबसे उच्च कुल के लोग योद्धा होते थे, पौराणिक योद्धा होते थे फारसी समाज के, यानी कि फारस में। फारस में ये सबसे उस समय फारस में ये सबसे उच्च कुल के शासक हुआ करते थे, योद्धा हुआ। जैसे आज हम लोग भगवान राम को पौराणिक योद्धा मानते हैं ना, तो ठीक भगवान राम जो पौराणिक योद्धा है, ठीक इसी प्रकार अफरासियाब को माना जाता है। फारस में ऐसे अफरासियाब है। तो कहेगा, बलबन कहेगा कि मैं अफरासियाब के वंशज का हूं। तो जब अफरासियाब के वंशज का बताएगा तो फिर उसी अफरासियाब की जो जो परंपराएं हैं उसी को फॉलो करेगा, यानी कि फारसी जो परंपराएं हैं उसी फारसी परंपराओं को फॉलो करेगा। कहेगा अफरासियाब के वंशज का हूं, फिर उसी फारसी परंपराओं को फॉलो करेगा। फिर कहेगा कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं ना, तो मेरे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं और अपने आप तलवार पे चले जाते हैं। अब मन करता है कि तलवार निकालूं और गर्दन सीधे खत्म। फिर कहेगा कि मैं जो है जब दरबार में आएगा तो उसके जो अगल जो उसके जो अंगरक्षक हैं दोनों तरफ, वो दोनों तरफ जो अंगरक्षक क्या करेंगे वो सब कि नंगी तलवारें लेके ऐसे भांजते हुए ऐसे ऐसे भांजते हुए दोनों तरफ आएंगे, दिखाएगा सबको। दर फिर दरबार का शिष्टाचार मेंटेन करेगा। कहे किसी को हंसने बोलने की इजाजत तक नहीं देगा। यदि कोई हंसा, समझो गया, उसकी गर्दन गई। किसी को हंसने बोलने तक की इजाजत नहीं देगा। कोई हंसा तो गर्दन उसकी गई। कहेगा अफरासियाब के वंशज का हूं। तो अफरासियाब के वंशज का बताएगा तो अफरासियाब मतलब ये फारस के लोग थे, फारस के पौराणिक योद्धा थे, तो इनकी परंपराओं को फॉलो करेगा। तो फारसी परंपराओं को फॉलो करेगा या उनको एडॉप्ट करेगा। तो फारसी परंपराओं में एक होता है नवरोज का त्योहार। फारसी त्योहार मनाया जाता है नवरोज का त्योहार। जब फारस फारस में जब नव वर्ष आता है तो वो लोग एक नवरोज का त्योहार मनाते हैं, जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। तो ये क्या मनाएगा? नवरोज का त्योहार मनाएगा। इसके बाद फारसी परंपरा है सिजदा और पैबोस। तो सिजदा लागू करेगा, पैबोस लागू करेगा। अब सिजदा पैबोस क्या है? सिजदा का मतलब है कि भाई झुक के प्रणाम करना है, ऐसे झुक के। अच्छा, ऐसे थोड़ा मोड़ा नहीं भाई, 90 डिग्री झुकना है। अगर 90 डिग्री झुके नहीं, समझ लो गर्दन गई। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब रैगिंग होती थी तो लोग कहते थे ना कि 90 मारो, तो ठीक एकदम सेम टू सेम। तो सिजदा में क्या है कि 90 डिग्री झुक के प्रणाम करना है। पैबोस, पैरों को चूमना है। तो आप देखिए कि सिजदा और पैबोस जो है, जो ये शरीयत कानून है, इसके खिलाफ है। शरीयत कानून में नहीं है। उसमें क्या है, उसमें केवल एक ही लोगों के व्यक्ति एक ही व्यक्ति के प्रति झुकना है। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह के सामने ही झुकना, और किसी के सामने नहीं झुकना है। तो बलबन अफरासियाब का वंशज बताता है अपने आप को। फिर वहां की परंपराओं को फॉलो करता है, सिजदा, पैबोस, नवरोज का त्योहार मनाता है। निम्न कुल के व्यक्ति को देखता है तो कहता है कि मेरे देखते ही मेरी हाथ फड़फड़ाने लगते हैं और अपने आप तलवार पे चले जाते हैं। मन करता है कि गर्दन उड़ा दूं। मतलब किस टाइप का नौटंकी बाज आदमी था, आप समझिए इसको। इसके बाद देखिए क्या करता है। शक्ति में पहली बार दीवाने अर्ज की स्थापना करता है। ये एक का है सैन्य विभाग है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करता है। गुप्तचरों की नियुक्ति करता है। अब आप सोचिए कि गुप्तचरों की नियुक्ति क्यों कर रहा है? अरे भाई, क्यों नहीं करेगा? खुद षड्यंत्र करके राजा बना है, तो गुप्तचरों की नियुक्ति करेगा तभी तो इसको पता है कि लोग षड्यंत्र करेंगे। तो गुप्तचरों की नियुक्ति करेगा तभी तो पूरा उसको पता चलेगा कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। जो षड्यंत्र करेगा उसको तुरंत गर्दन गई उसकी। तो गुप्तचरों की नियुक्ति से पता चलता है कि दरबार में कौन षड्यंत्र कर रहा है या बाहर से कौन षड्यंत्र कर रहा है। दीवाने अर्ज की स्थापना करता है, यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना करता है कि
पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट करे, यदि कोई विद्रोह करे तो उसको कुचला जा सके, कोई षड्यंत्र करे तो उसको दबाया जा सके। तो ये तमाम चीजें वो कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि मतलब किस टाइप का आदमी था। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक बार एक विद्रोह दबाने के लिए गया था। देखिए क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ये है आपका नक्शा, ठीक। यहाँ पे है बंगाल, यहाँ दिल्ली है, ये यहीं पे बलबन रहता था। तो अब बलबन जो है, अच्छा यहाँ पे पहले बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, लखनऊती। लखनऊती। तो बलबन जो है, अच्छा लखनऊती को कहा जाता था विद्रोहों विद्रोहों का नगर। यहाँ मतलब हमेशा विद्रोह होते थे लखनऊती में, हमेशा विद्रोह होते थे। एक बार बलबन लखनऊती में विद्रोह दबाने के लिए गया, तो वहां एक तुगरिल खां थे। गया, विद्रोह दबाया, और तुगरिल खां का गर्दन काटा और सीधे ले आके दरवाजे के सामने टांग दिया उनकी मुंडी कि लीजिए भाई। माने कोई डर के मारे इसके खिलाफ कोई विद्रोह ना करे। माने इसकी क्या, इसकी इसकी एक पॉलिसी कही जाती है कि आयरन एंड ब्लड ब्लड पॉलिसी, रक्त एवं लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति। मतलब ऐसा सशंकित करता था, ऐसा डराता था, और करता भी था, ऐसा करता भी था। देखिए लखनऊती में गया, उनकी गर्दन काट के टांग दिया सीधे सीधे, लीजिए भाई। तो आप देखिए कि मतलब किस टाइप का व्यक्ति हो। पहली बार मतलब ये तमाम चीजें कर रहा है, पहली बार जो है कहता है कि मैं अफरासियाब के वंशज का हूँ। फिर नवरोज त्योहार, उनकी परंपराओं को फॉलो, नवरोज त्योहार मनाता, सीधा पैबोस निम्न कुल को व्यक्ति को देखता है, उसको पूरा कहता है कि काट डालूंगा, मुझे मेरे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं। फिर इसके बाद अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना करता है, गुप्तचरों की नियुक्ति करता है, और ब्लड ऑन आयरन की पॉलिसी लाता है। क्यों? क्योंकि लोग डर ही रहे, विद्रोह के दमन में जाता है तो सीधे मुंडी काट के टांग देता है। तो ये तमाम चीजें कर रहा है। मतलब आप देखिए कि किस टाइप का आदमी, मतलब नौटंकीबाज टाइप का आदमी है। आप इसकी फिलॉसफी को समझ गए होंगे आप कि किस टाइप का आदमी है, ठीक। तो अब तक मैंने जितना आपको बताया, इस पॉइंट को आइए हम देख लेते हैं। बलबन, देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत दिया। अब दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है बलबन, जिसने राजत्व सिद्धांत दिया। तो ये राजत्व सिद्धांत क्या है? यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत में ये ऐसा सुल्तान है कि जिसने अपना राजत्व सिद्धांत दिया। पहला सुल्तान है जिसने अपना राजत्व सिद्धांत दिया। तो राजत्व सिद्धांत क्या है कि मतलब ऐसा सिद्धांत जो राजा अपने राज्य को चलाने के लिए जो नियम कानून जो बनाता है, वही राजत्व सिद्धांत है। यानी कि बलबन ने अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कानून कुछ बनाए थे, वही बलबन का राजत्व सिद्धांत है, ठीक। ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, इसको आप समझते रहिए। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने राजत्व सिद्धांत दिया। अच्छा, इसके समय, बलबन के समय एक मंगोल आक्रमणकारी था तिमूर। एक मंगोल आक्रमणकारी था तिमूर। तो ये बलबन पहला सुल्तान है जिसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण कराया। यानी कि इसके समय भी मंगोल आक्रमणकारी तिमूर आक्रमण करता है, लेकिन तिमूर से सुरक्षा के लिए, मंगोल आक्रमणकारी सुरक्षा के लिए, ये बलबन क्या करता है कि अपने राज्य को के चारों तरफ दुर्गों का निर्माण करवाता है। दुर्गों का निर्माण का तो मतलब राज्य को सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, अपने राज्य को सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है कि कोई बाहरी आक्रमण ना कर पाए। यानी कि राज्य को कंसोलिडेट कर रहा है, संगठित कर रहा है कि चारों तरफ से मंगोल आक्रमणकारी से बचा रहा है, कि चीजें कर रहा है। तो आप देखिए कि मतलब एक तरह से कहिए कि इसको संगठित किया, राज्य को संगठित किया। अब इसी इसी के बेस पे आगे जब आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी के बेस पे वो पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अच्छा, मंगोल आक्रमणकारियों को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी जैसे इल्तुतमिश के समय कौन मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण किया था? चंगेज खां। इसके समय तिमूर, तो तिमूर से सुरक्षा के लिए इसने दुर्ग बनवाया, बने मंगोल आक्रमणकारी से सुरक्षा के लिए इसने
पहला सुल्तान ये है जो सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षा होने के लिए। और यही जो सुरक्षा उरक्षा करता है, इसी के बेस पे जो आगे अलाउद्दीन खिलजी बड़ा अपना साम्राज्य तैयार करता है। ठीक है, तो ये चीज आप उसको समझते रहिए। अच्छा, तिमूर के आक्रमण के समय, अच्छा आगे देखिए आप, ये जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है राज्य को बलबन, आगे देखिए जब आप मुगल वंश में देखेंगे, मुगल काल में देखेंगे, तो बाबर बेचारा युद्ध लड़ता रह गया, हुमायूं इधर उधर भागता ही रह गया। इसके बाद अकबर आता है तो साम्राज्य को कंसोलिडेट करता है, मतलब संगठित करता है पूरे साम्राज्य को। लेकिन अब इसका जो साम्राज्य, मतलब दक्षिण भारत की तरफ अब इसको विजय करना ही था कि उसी समय अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब आता है तो पूरा साम्राज्य को सबसे बड़ा साम्राज्य बना देता है। तो संगठित कौन कर रहा है? अकबर। लेकिन साम्राज्य को बढ़ा कौन रहा है? औरंगजेब। तो इसी प्रकार यहाँ पे बलबन बेस बना रहा है, और इसी बलबन पे चला अलाउद्दीन खिलजी जो है पूरा साम्राज्य डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझते रहिए कि सिक्योरिटी प्रदान करने से क्या कितनी अच्छी आगे डेवलपमेंट होगा। तो तिमूर आक्रमण के समय इसका पुत्र मोहम्मद मारा गया। तिमूर, इसका पुत्र एक मोहम्मद था जो तिमूर आक्रमण के समय, तिमूर आक्रमण में ही इसका पुत्र मारा मारा गया। ठीक, तो अब आइए देखिए कि बलबन के राजत्व सिद्धांत में क्या क्या वर्णन है। बलबन का राजत्व सिद्धांत कहां से हमको पता चलता है? बलबन का राजत्व सिद्धांत, ऐसे आप इसको सब नोट करिएगा, अभी मैं वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। उल्लेख, माने इस बलबन के राजत्व सिद्धांत का या इस बलबन के पूरे इतिहास का जानकारी का स्रोत कौन सी पुस्तक है? तारीख फिरोज शाही। बरनी लेखक है इसके, बरनी की तारीख फिरोज शाही। तो फिरोज शाही यानी कि फिरोज, तारीख फिरोज शाही में कहां तक का इतिहास मिलता है? फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास मिलता है। बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास मिलता है। इसके पहले मैं आपको बताया था तबकाते नासिरी, नासिरुद्दीन महमूद तक का इतिहास मिलता है इसके पहले की पुस्तक। अच्छा, इसी बलबन के राजत्व सिद्धांत में ही है कि यह अपने पुत्रों से कहता है, बलबन के राजत्व सिद्धांत में ही लिखा गया है कि यह अपने पुत्रों से कहता है, मोहम्मद और महमूद से कहता है कि जो राजा होता है वो पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर जो राजा होता है वो खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब या छाया होता है, इमेज होता है, इमेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो राजा है वो समझो कि खुदा ही है। जो राजा है वो समझो कि पृथ्वी पर जो राजा है वो समझो कि खुदा ही है। इसकी आज्ञा की अवहेलना करना यानी कि जान, गर्दन कटना, चाहे वह 2.5 वर्ष का बालक ही क्यों न हो। यदि 2.5 वर्ष का बालक राज्य का इसके आदेश की अवहेलना करेगा या राजा की अवहेलना करेगा तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा। समझे कितना, मतलब अपने पुत्रों को डराता है, धमकाता है। ठीक है, तो मोहम्मद और महमूद को डराता है अपने पुत्रों को, कहता है कि राजा पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि प्रतिबिंब छाया होता है। 2.5 वर्ष का बालक, माने 2.5 वर्ष का बालक भी इस इसके राजा को जो इसके आदेश है उसको पालन करना पड़ेगा। ठीक, इसी कारण से, इसी, ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस से आगे आता है उपाधि। तो क्या क्या उपाधि लेता है बलबन? नियामत खुदाई, माने खुदा का प्रतिनिधि, खुदाई मतलब खुदा, तो नियामत खुदाई यानी खुदा का प्रतिनिधि। फिर जिल्ले इलाही यानी कि खुदा का छाया, खुदा का प्रतिबिंब, जिल्ले इलाही। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपाधियां, नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही। ये दोनों ही इसी से, इसी वर्डिंग से निकलते हैं। मोहम्मद और महमूद से जो पृथ्वी कहता है इसी से निकलते हैं। इन सारों चीजों का जिक्र कहाँ है? तारीख फिरोज शाही में है। ठीक, अच्छा, अब बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है उसके 3 आधार है। मैंने पूरा राजत्व सिद्धांत 3 आधारों पर टिका हुआ है। इसी 3 आधार पे बलबन ने अपना राजत्व सिद्धांत दिया। तो क्या है वो राजत्व सिद्धांत के 3 आधार? तो पहला प्रतिष्ठा। अब देखिए, माने बलबन अपनी प्रतिष्ठा और अपने दरबार की प्रतिष्ठा
दोनों एकदम मेंटेन करता, कहता है मैं अफरसियाब का वंशज हूँ, मैं अफरसियाब का वंशज हूँ, और वहां की जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसको फॉलो करता है। जैसे नौरोज त्योहार, फारसी, जब फारस में नव वर्ष होता है तो नवरोज त्योहार मनाया जाता है, तो वो उसको फॉलो करता है। फिर इसके बाद सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब वहां का सिजदा, और पैबोस एक है, तो वहां सर झुकाकर प्रणाम करना रहता है सिजदा में, पैबोस मतलब पैर चूमना। ये दोनों इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, सिजदा और पैबोस। अपने दरबार में हंसना बोलना की कोई इजाजत नहीं, यदि कोई हंसा समझो गया, उसकी गर्दन गई। इसके बाद निम्न कुल का जात माने निम्न कुल का व्यक्ति, यानी कि कहता है कि मैं यदि किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं और अपने आप तलवार पे चले जाते हैं, मन करता है कि उसका गर्दन काट के फेंक दूं। मतलब बहुत ही नौटंकीबाज आदमी था ये। ठीक है, निम्न कुल का व्यक्ति। अच्छा, प्रतिष्ठा में ये है, आ, यही जो है फारसी परंपराएं हैं, इसी फारसी परंपराओं पे अपने पुत्रों का नाम भी रखता है। कैकुबार, क्यूमर्स, क से देखिए दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें क से कुछ होता था, उस पे कैक्यूबार, क्यूमर्स, इसी फारसी परंपराओं पे ही इनका, इसके पुत्रों का नाम है कैक्यूबार, क्यूमर्स। इसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे शक्ति, पहली बार बलबन बनाता है दीवानी अर्ज, एक सैन्य विभाग, एक सैन्य विभाग का गठन करता है, गुप्तचरों की नियुक्ति करता है, पहली बार गुप्तचरों की नियुक्ति होती है। गुप्तचरों की नियुक्ति, दीवाने अर्ज, ये सब क्यों बना रहा है? साम्राज्य को कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि साम्राज्य में कोई अगर, साम्राज्य नहीं राज्य ही कहिए, राज्य में कोई अगर अ, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, या पूरे राज्य के खिलाफ कोई बाहर से षड्यंत्र कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए, और दीवाने अर्ज बना रहा है कि कोई षड्यंत्र कर रहा है या कोई बाहर से आक्रमण हो रहा है, तो उसको दमन करने के लिए। देखिए मतलब साम्राज्य को कैसे संगठित कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। मेवातियों का दमन किया था। अच्छा, इसकी नीति को रक्त एवं लौह की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत, कोई भी चीज करता था तो बहुत कठोरतम प्रकार से दमन करता था, किसी भी चीज का दमन करता था तो बहुत ही कठोरतम दंड, कठोरतम प्रकार से दमन करता था। जैसे जब बंगाल के तुगरिल खां, जो लखनऊती विद्रोही थे, लखनऊती में विद्रोह कर रहे थे, इनका दमन करने के लिए गया तो क्या किया, इनका गर्दन काट के मेन फाटक, जो मेन दरवाजा उसके सामने काट, टांग दिया। ये न्याय में कैसे न्याय देता, देखिए ऐसे न्याय दे रहा है कि बंगाल के तुगरिल खां को इनकी गर्दन काट के मेन फाटक के सामने गर्दन को टांग देता है। अवध के हवात खां को खूब कोड़े मरवाता है कि ज्यादा तुम्हारा मन बढ़ गया, खूब कोड़े। मतलब न्याय भी देखिए, एकदम कठोरतम दंड देता था। इसलिए इसकी जो पॉलिसी थी रक्त एवं लौह की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन किसका है, तो आप आंख मूंद कर बताएंगे कि बलबन का है। और बलबन ने क्या क्या किया है, ये सब चीज भी आपको एकदम एकदम जबान पे रहेगा। ठीक, तो ये चीजें हो गई बलबन की। बलबन ही इतना बलबन है, और इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक, ऐसे नोट कर लीजिए। तो बलबन होता है समाप्त। अब आपको बलबन समझ में आ रहा होगा कि बलबन किस टाइप का, किस माइंडसेट का व्यक्ति था, उसकी फिलॉसफी कैसी थी। गुलाम से राजा बना था, तो उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ था। बताया ना मैं आपको कि जब दरबार में आता था तो जो उसके अंदर रक्षक रहते थे, दोनों एकदम नंगी तलवारी से भाजते हुए आते थे, किसी को बोलने तक की इजाजत नहीं दिया था, बोलने और मतलब बोले तो गए, इस टाइप का व्यक्ति था, मतलब गजब नौटंकीबाज आदमी था। ठीक, तो ये हो गया बलबन। बलबन की पूरी पॉलिसी, पूरी चीज मैंने आपको बता दिया, और एकदम आपको एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में। ठीक, तो अब इसके आगे ये हो गया आपका द्रुति इलवरी वंश समाप्त। अब दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कुल 5 राजवंश थे। पहला था दास वंश या गुलाम वंश। तो आज दास वंश या गुलाम वंश या इलवरी वंश या प्रारंभिक तुर्क समाप्त होता है। ठीक, अब
दूसरा कौन आएगा? याद है कि भूल गए? DKTSL, IKTSL मतलब दास वंश, खिलजी वंश। अब आएगा आगे इसके खिलजी वंश। ठीक। तो खिलजी में इसके पुत्र जो रहते हैं कैक्युबार क्यूमर्स, बलबन के पुत्र रहते हैं कैक्युबार क्यूमर्स, इनके बारे में कुछ है ही नहीं, कुछ इन्होंने विशेष किया ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की नींव रखता है। तो खिलजी वंश में क्या मैंने बताया था ट्रिक? जैम, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। ठीक। तो आप लेक्चर को देखिए और सारी चीजें नोट कर लीजिए, कॉपी कलम बंद करिए, चिंतन मनन करिए। हाँ, इसके बाद ये हुआ कैसा, किस टाइप का व्यक्ति था। अगर आप बलबन को आप जानेंगे किस टाइप, इसी प्रकार आप जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊंगा, दक्षिण भारत की विजय, तमाम चीजें, तो उसके बारे में भी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि वो भी आपको लगे कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी की फिलॉसफी कैसी है, वो किस टाइप का आदमी है। तब आपको मतलब कोई चीज आपको, आप रीजनिंग से क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है। तो अगले अगले चैप्टर में खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।